नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और एनडीटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद कल मुंबई महाराष्ट्र में दही हांडी का बड़ा सेलिब्रेशन आपको दिखेगा और उसकी तैयारियां मुंबई में जगह जगह पर हो रही है। वैसे ही एक मैदान की तस्वीर आपको दिखा दें, ये जम्बूरी मैदान है जहां कई संख्या में आप देखें इस वक्त भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, मंच तैयार कर रहे हैं। भाजपा की ओर से दही हांडी का यहाँ पर आयोजन होगा। सियासी रंग भी आपको दिखेगा क्योंकि इसके करीब ही उद्धव गुट शिवसेना की ओर से भी दही हांडी का आयोजन होगा। तो जो मानव पिरामिड बनाकर कई गोविंदा हैं इसमें शामिल होते हैं, दही हांडी तक पहुंचते हैं, उसे फोड़ते हैं। जो टीम विजयी होती है उसे इनाम दिया जाता है। यहाँ पर जो जम्बूरी मैदान में इनामी राशि है वो 3,33,000 की नजर आ रही थी अभी स्क्रीन पर। भाजपा की ओर से ये आयोजन है तो जो विजयी होने वाली टीम है उसे इतनी बड़ी राशि दी जाएगी। तो जगह जगह से मुंबई महाराष्ट्र से आपको दही हांडी की खूबसूरत तस्वीरें तो दिखेंगी ही, साथ में सियासी रंग भी दिखेगा। जो सियासी हलचल है महाराष्ट्र में वो पर्व में भी उसकी झलक कहीं ना कहीं दिख जाती है। तो कल कुछ ऐसी तस्वीर पूरे महाराष्ट्र से आप तक पहुंचने वाली है। तो चलिए हम शो की शुरुआत कर रहे हैं इन्हीं तस्वीरों से और सबसे पहले बात करते हैं G20 की। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है, लेकिन इसी बीच G20 हैशटैग का इस्तेमाल कर कुछ लोग सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें कर रहे हैं और उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने किस तरह से अलर्ट किया है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। G20 के लिए सजी संवरी दिल्ली में एक एक कर मेहमान आ रहे हैं। सुरक्षा के प्रबंध पूरे हैं। इस सुरक्षा में साइबर सुरक्षा भी शामिल है। एजेंसियों को अंदेशा है कि चीन पाकिस्तान के सोशल मीडिया ट्रोलर ऐसी कोशिश कर सकते हैं। अभी भी सोशल मीडिया पर G20 बैठक को लेकर फेक न्यूज का अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक जो जानकारियां वायरल हो रही हैं वो चीनी और पाकिस्तानियों द्वारा संचालित स्रोतों से आ रही हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर को लेकर गलत जानकारियां भी साझा की जा रही हैं। इनमें ऐसे कई अकाउंट्स हैं जो ब्लॉक किए जा चुके हैं। वैसे किसी साइबर हमले को लेकर भारतीय एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं, क्योंकि साइबर स्पेस इतना फर्टाइल इकोसिस्टम है और उसका दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में आप आक्रमण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को और साइबर रेडीनेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपनी साइबर सुरक्षा पर और ध्यान देना पड़ेगा ताकि न केवल अपनी G20 प्रेसिडेंसीशिप में उसकी कोई दिक्कत ना आ सके, बल्कि साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर सके कि भारत की जो साइबर प्रभुता और जो सिक्योरिटी संबंधी इंटरेस्ट हैं उनका भी संरक्षण हो सके। इस तरह के साइबर हमले पहले भी G20 सम्मेलनों के दौरान हो चुके हैं। फरवरी 2011 में पेरिस G20 शिखर सम्मेलन के आसपास एक स्पीयर फिशिंग हमला हुआ, जिसमें वर्गीकृत G20 दस्तावेजों तक पहुंचने के उद्देश्य से फ्रांसीसी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को फिशिंग ईमेल और मैलवेयर अटैचमेंट भेजे गए थे। 2014 में ब्रिस्बेन में G20 बैठक में उपस्थित लोगों के निजी डेटा लीक हो गए थे। जून 2017 में हैम्बर्ग G20 शिखर सम्मेलन को हैकर्स ने निशाना बनाया था। इन सभी खतरों को देखते हुए भारत ने अपने सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास अपने डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो अलर्ट किए गए हैं। इनमें वो 30 होटल्स भी शामिल हैं जहां पर भारत के मेहमान रहने वाले हैं। वैसे जहां सम्मेलन हो रहा है उस इलाके में CERTIN ने घेराबंदी की हुई है और बाकी के इलाकों में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने। पुलिस ने सभी होटल्स को खासकर काफी सख्त हिदायतें दी हुई हैं, जिसमें होटल से कहा गया है कि जीरो ट्रस्ट पॉलिसी के तहत ऑपरेट करें और अपने सिस्टम और वाईफाई कनेक्शन के ऊपर सख्त निगरानी रखें। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट। और G20 समिट के दौरान हवाई सुरक्षा को लेकर वायुसेना ने भी कमर कस ली है। किसी तरह के आसमानी खतरे को देखते हुए ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर बनाया गया है। रफाल से लेकर सुखोई तक को स्टैंड बाय पर रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर के बड़े नेता G20 समिट में हिस्सा लेने दिल्ली आने लगे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवाई सुरक्षा का जिम्मा भारतीय वायुसेना ने संभाल रखा है। आसमान से होने वाली किसी भी साजिश से निपटने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशनल डायरेक्शन सेंटर यानी ODC बनाया है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बने ज्वाइंट कंट्रोल एंड एनालिसिस सेंटर के साथ संपर्क में रहेगा। किसी भी खतरे की स्थिति में ODC यह तय करेगा कैसे उससे निपटा जाए। ये थ्रेट्स को कैटर करने के लिए पहली चीज जरूरत होती है डिटेक्शन की, जिसके लिए
ग्राउंड बेस्ड रडार डिप्लॉय किए जाएंगे अप्रोप्रिएट प्लेस पे, और ऑल्सो हवा में उड़ने वाले जो दूर देखने वाले रडार हैं AWC AWACS, ये भी डिप्लॉयड होंगे। वेपन्स जो हैं हर तरह के वेपन्स, AD गन से लेके MR SAM, मीडियम रेंज SAM अप 70 किलोमीटर रेंज, आकाश मिसाइल दैट इज़ 25 किलोमीटर रेंज, तो इस तरह के वेपन सब डिप्लॉय किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर ORP एयरबोर्न होगी ताकि क्विक रिएक्शन से अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए जहां भी ज़रूरत पड़े। जो लड़ाकू जहाज़ हैं जैसे रफाल हो गया, मिराज 2000 हो गया, Su-30, ये सब अलर्ट पे होंगे, और जितने भी एयर बेसेस हैं दिल्ली के आसपास वो सारे एक्टिवेट होंगे। समिट के दौरान वायुसेना के विमान उड़ान भरते रहेंगे। विमान के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें भी तैनात हैं। देश में बनी सर्विलांस और मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट नेत्रा के साथ साथ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS भी आसमान में रहेगा। आसमान से ही वह हर हरकत पर नजर रखेगा। जो भी एयर के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जो एक थ्रेट बन सकता है, जैसे UAVs हैं, ग्लाइडर्स हैं, बैलून्स हैं, माइक्रोलाइट है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो स्पॉट की जाएगी जो अनऑथराइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसको समय रहते न्यूट्रलाइज करना, ये भारतीय वायुसेना के इन सारे कंपोनेंट्स का काम होगा। रफाल, मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों को 24 घंटे तैयार रखा गया है। वायुसेना के साथ जुड़ी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ड्रोन या आसमान में उड़ने वाली कोई भी चीज समिट में खलल डाल सकती है। G20 के मेहमानों की सुरक्षा के लिए जो अभेद किला तैयार किया गया है, वायुसेना उसका अहम हिस्सा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। दिल्ली में G20 को देखते हुए डबल डेकर फूड बस को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें खास तौर से G20 मेन्यू तैयार किया गया है। तो कैसी है ये डबल डेकर फूड बस और किन किन देशों के भोजन इसमें शामिल किए गए हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नई दिल्ली में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन यानी G20 सम्मेलन हो रहा है, और इसके लिए युद्ध स्तर पर जहां सरकार तैयारी कर रही है, वहीं आम नागरिक भी इसके लिए तैयार हो रहा है। और न सिर्फ आम नागरिक बल्कि हर सेक्टर G20 की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब ये आप देखिए, मैं इस वक्त साउथ एक्स में मौजूद हूं, और ये आप देख सकते हैं कि पहली बार फूड बस इंडिया जो है वो डबल डेकर एक लॉन्च किया है, जिसमें स्ट्रीट फूड्स जो है वो यहाँ पर खिलाया जाएगा। और ख़ास तौर पर चूँकि G20 का सम्मेलन है, तो इसके वजह से G20 एक मेन्यू जो है वो इस फूड बस में रखा गया है। ये आप देखिए, ये बस के हम निचले तल पर मौजूद हैं। ये फूड बस के निचले तल पर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किचन है, जहाँ पर तमाम सारे देशों की जो फूड की वैरायटी है वो यहाँ पर तैयार की जाती है। आइए अब ऊपर चलते हैं। जो डबल डेकर चूँकि ये बस है, तो ऊपर आपको लेकर चलते हैं और वहाँ से आपको तस्वीर दिखाते हैं। मैं कुछ खाऊंगा भी, देखता हूँ, चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो कोशिश करूँगा कि कोई वेज जो है वो खाना ट्राई किया जाए। खाना सबसे अच्छा साधन है किसी भी देश की कल्चर या किसी के उसको संस्कृति के जानने के लिए। और ये हम अब हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि G20 अभी यहाँ हो रहा है, तो हमने सोचा इससे अच्छा तरीका हमें अपने आप को शोकेस करने का नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि G20 के लिए अलग अलग सेक्टर्स ने कैसे तैयारी की है, और कोशिश यही है कि जो भारतीय संस्कृति के साथ में हम जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके भी खाने पीने का ख्याल रखें। और यही वजह है कि जो आप देख सकते हैं कि डबल डेकर फूड बस को लॉन्च किया गया है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।
और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 8 सितंबर से 10 सितंबर तक क्या कुछ बंद रहेगा ये आपको बताते हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद होगा। क्लाउड किचन डिलीवरी सिर्फ नई दिल्ली जिले में बंद होंगे। थिएटर्स, रेस्टोरेंट, मॉल सिर्फ नई दिल्ली नगरपालिका इलाके में बंद होंगे। शराब दुकानें सिर्फ नई दिल्ली जिले में बंद होंगे। NDMC क्षेत्र के बाजारों पर पाबंदी होगी। मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग सिर्फ नई दिल्ली जिले में बंद होंगे। बिना वैध पास या फिर पहचान पत्र के NDMC क्षेत्र में आवाजाही बंद होगी। NDMC क्षेत्र में कमर्शियल ऑटो रिक्शा, टैक्सी बंद होगी। मथुरा, भैरव, पुराना किला रोड, प्रगति मैदान, टनल पर बसें बंद होंगी। और अब आपको बताते हैं क्या कुछ खुला रहेगा, किसकी अनुमति है। दूध, राशन, मेडिकल की दुकानें, ATM खुले रहेंगे। पूरी दिल्ली में अस्पताल और एम्बुलेंस चलती रहेंगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे। NDMC क्षेत्र के बाहर सभी बाजार, दुकानें, थिएटर, मॉल खुले रहेंगे। नई दिल्ली जिले के बाहर वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट स्टेशन छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। पूरी दिल्ली में डाक सेवा चलती रहेगी। NDMC क्षेत्र में पहचान के बाद केटरिंग, कचरा प्रबंधन सेवाएं चलती रहेंगी। अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन जारी रहेगा। VIP क्षेत्र छोड़कर ट्रैफिक सामान्य होगा। जरूरी सामान वाले मालवाहक वाहन चलेंगे। और G20 में शामिल हो रहे मेहमानों के लिए जो ऐतिहासिक स्मारक हैं वो खास तरीके से सजाए गए हैं। हर अहम स्मारक इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है, लेकिन सबसे अलग लग रही है कुतुब मीनार। रोशनी में नहाई कुतुब मीनार की चमक दूर से ही महसूस की जा सकती है। इसे कई तरह की रंगीन लाइट से सजाया गया है। कुतुब मीनार पर रोशनी से बनाई गई कई तरह की आकृतियां इसे एक अलग ही रूप दे रही है। और सोनिया गांधी ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि संसद के विशेष सत्र का जो एजेंडा है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ साझा नहीं किया गया है। ये सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम सत्र में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं और इसमें जन सरोकार के मुद्दे उठाए जाएं। सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से 9 मुद्दे सुझाए हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे, जातीय जनगणना से लेकर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव तक के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। और सोनिया गांधी की चिट्ठी का जवाब केंद्र सरकार ने दे दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कार्यसूची समय पर आएगी। श्रीमती सोनिया गांधी हैज रिटन अ लेटर रिगार्डिंग द कॉलिंग ऑफ द सेशन फ्रॉम 18th September to 22nd September, and she is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been, and there is no question of any politics here. And in the temple of democracy, nobody should, especially the Congress party, which calls itself as the grand old party of the country and which has ruled the country for more than 60 years, they should not try to politicize this issue. और मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 3 पीढ़ियों के पहले जिनके दस्तावेज में कुणबी रिकॉर्ड्स मिलेंगे, उन्हें सरकार कुणबी मराठा के तौर पर मान्यता देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की। पिछले 9 दिनों से जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे मनोज जरांगे पाटिल के आमरण अनशन को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि 3 पीढ़ियों से पहले जिनके पास मराठा कुणबी होने के प्रमाण पत्र मिलेंगे, उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र सरकार जारी करेगी। संदीप शिंदे जी, इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और वो भी इस पर काम करेगी, उसकी पड़ताल की जांच करेगी और जो भी त्रुटियां है वो देखेगी और 1 महीने में अपना रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। हमारे अधिकारी भी ये जो पहले जो कागजात है निजाम के समय के, उस पे काम करेंगे। मैं भी खुद वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा ताकि वहाँ के जो लोग हैं जिनके पास पुराने प्रमाण पत्र है, पुराने कुछ दस्तावेज है, उसके मुताबिक उनको कुणबी प्रमाण पत्र देना आसान हो जाएगा। कुणबी प्रमाण पत्र देने में कोई तकनीकी खामी आती है तो उसे दूर करने के लिए सरकार ने पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली समिति भी गठित की है। उन्होंने अनशन किया है, उसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, लाठीचार्ज हुआ है, इसके लिए भी सरकार ने वहाँ के एसपी को छुट्टी पर भेज दिया है, वहाँ के एडिशनल एसपी को वहाँ से निकाल दिया है
विभागीय पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया है। पुलिस महासंचालक उसकी जांच कर रहे हैं। एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खुद वहां बैठकर पूरा जायजा ले रहे हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करेगी सरकार। सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन कर रहे मनोज जरंगे पाटिल ने कहा है कि आंदोलन वापस लेने का फैसला गुरुवार सुबह 11 बजे होगा। 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मराठवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले शिंदे फडणवीस के लिए मराठा आरक्षण की रफ्तार को धीमा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कौन सी है मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब अगली खबर तेलंगाना से, जहां सड़कों पर भारी केमिकल फोम जमा होने से स्थानीय लोगों को खूब परेशानी हुई। रंगारेड्डी के कुकटपल्ली इलाके के शिरडी नगर और धरनी नगर की सड़कों पर भारी केमिकल फोम जमा हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कल हुई बारिश के चलते कॉलोनीज के पास से गुजरने वाले सीवर की वजह से ये हुआ है। ये सीवर फैक्ट्रियों का केमिकल कचरा लेकर आता है। बढ़ते प्रदूषण और गंदगी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पहली सोलर सिटी बनने जा रही सांची आज दुल्हन की तरह सजाई गई। सोलर सिटी के बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए सोलर का लोगों को संदेश दिया जा रहा है। सांची में सोलर प्याऊ की व्यवस्था की गई। सांची में सोलर ट्री भी बनाई गई। बड़ी एलईडी के जरिए सांची का एक संदेश भी लोगों को दिया जा रहा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जम्बूरी मैदान से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।